मध्य ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मध्य ऑस्ट्रेलिया में कार्पेंट्रिया, ठीक है। अरे साहब चालू कर दिया, चालू कर दिया तो क्यों खड़े हो जाओ फिर, कर दो चालू। फिर से क्या स्टार्ट करना। ठीक है मैडम, अगला आंसर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ रहे थे, 3 भागों में इसको हमने बांटा था। एक पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का भाग था, एक मध्य ऑस्ट्रेलिया का था, और एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। वापस देखो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़ा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम की एक पर्वत श्रृंखला थी, पढ़ा था इतना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में हमने ये पढ़ा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कोस्टी यूस्को है। कोस्टी यूस्को बताई थी, 2228 मीटर ऊंचाई थी जिसकी। अब हम बात करेंगे जो मध्य ऑस्ट्रेलिया का भाग है ना उसको लेकर। तो मध्य ऑस्ट्रेलिया का भाग कौन सा है उसके बारे में देखना। अपने पास में ये मानो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है, और इस ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में हमें तो मध्य ऑस्ट्रेलिया को लेकर बात करनी है। बता देंगे, टेंशन मत लो। सब लिखवा देंगे। हाँ, परसों वाला क्या था? बिंदु बी। अरे लिखवा देंगे, ऑस्ट्रेलिया पूरा थोड़ी हो गया, तो अभी टाइम लगेगा, अभी तो शुरुआत है। पढ़ा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जाति अलग पढ़ाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया के खनिज अलग पढ़ाऊंगा, बैरियर रीफ अलग पढ़ाऊंगा, तो पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। छोटी जिंदगियों में इतनी बड़ी बड़ी टेंशन लेके क्या करोगे रे? ऐसे समझते रहो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये 1 नंबर बाग है। बोनापार्ट की गाड़ी है ना ऑस्ट्रेलिया। ये 2 नंबर। मध्य ऑस्ट्रेलिया तो पढ़ना है। है? तो क्या कर रहे? ये 3 नंबर बात, ठीक है। अब देखो, आपको समझना क्या है, इसको ध्यान देना, इसे ध्यान देना, कंप्लीट बात लिखो। कुछ नहीं बचेगा। ये लो, ये मध्य ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब समझना क्या है, क्या समझना है वो देखो आप इधर, इधर ध्यान दो। ये है हमारे पास पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, है या नहीं है? ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताई थी।
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आपको देखो यहां से क्या तैयार करना, क्या समझना, क्या समझना, इधर ध्यान दो, लिखो मत। क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहां है आपके पास में ऑस्ट्रेलिया वाइट, स्पेंसर की खाड़ी के बाद ऑस्ट्रेलियाई वाइट। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं वो बात आप एक बार समझो। इधर ये गया ऑस्ट्रेलिया, इधर ध्यान देना है, एक एक बात को समझना, पहले लिखना बाद में। पहले बात चल रही है हमारे मध्य ऑस्ट्रेलिया को, मध्य ऑस्ट्रेलिया को लेकर बात होगी। अब एक बार इस मध्य ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को लेकर बात बता देता हूं आपको। स्थिति में क्या है मैं यहां बताता हूं, इसकी पूर्व दिशा में या इसकी पश्चिम दिशा में या इसकी उत्तर दिशा में या इसकी दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा। देखो पूर्व दिशा में यदि बात करें तो क्या स्थित है? अरे मध्य ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पश्चिम दिशा में क्या स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया पठार कहते हैं इसको। यदि बात करें उत्तर दिशा की तो कारपेंट्रिया की खाड़ी। बात करें दक्षिण की तो ऑस्ट्रेलियाई वाइट। ये बात तो क्लियर हो चुकी। अब याद आपको ये रखना है कि ये तो इसकी स्थिति बनी है मध्य ऑस्ट्रेलिया की। अब इस स्थिति में हमने ये देखा है कि ये मध्य ऑस्ट्रेलिया अपने पास में तैयार हुआ है। ये मध्य ऑस्ट्रेलिया तैयार, इस मध्य ऑस्ट्रेलिया के 3 भाग तैयार किए हमने। मध्य ऑस्ट्रेलिया के भी कितने भाग तैयार हुए? 3 भाग। इसमें यहां का एक भाग है, यहां का एक भाग है। इसको हम कहते हैं आयर झील प्रायद्वीप या सॉरी आयर बेसिन के नाम से जानते हैं। आयर बेसिन, आयर बेसिन कहते हैं। एक भाग यहां बना है तो इस जगह पर 2 नदी आती है, एक नदी यहां इस प्रकार से आती है, इसमें एक नदी इधर मिल जाती है, 2 नदी आती है, ये 2 नदियां। इन नदियों के द्वारा यहां पर भी एक बेसिन बनाया जाता है। ये आपके पास कारपेंट्रिया की खाड़ी है, कारपेंट्रिया बेसिन के नाम से जानते हैं। ये समझो एक बार, यहाँ जो नदी आई उसमें इस नदी का तो नाम, दोनों का, इसका तो नाम है डार्लिंग नदी, ये है मूरे नदी। दोनों को क्या कहते हैं? मूरे डार्लिंग कहते हैं।
तो इनके द्वारा मूरे डार्लिंग बेसिन का भी निर्माण किया जाता है, यहाँ मूरे डार्लिंग बेसिन बनता है। अब यहां हमें क्या समझना है, इसको लेकर हम बात करते हैं। कारपेंट्रिया की खाड़ी, आयर बेसिन और मूरे डार्लिंग बेसिन, मध्य ऑस्ट्रेलिया के 3 भाग। तो ये जो हमने अभी यहां पर देखा है कि ये अपने पास में मध्य ऑस्ट्रेलिया, इसी मध्य ऑस्ट्रेलिया के कितने भाग तैयार कर लिए हमने? 3 भाग। 4 भाग कहां तैयार किए? ये तो स्थिति है 4 प्रकार से, तो इसके तो 3 भाग है, वो देखो कारपेंट्रिया, आयर और मोरिटाली, तो 3 भाग है इसके। ये तो स्थिति है 4 भागों में इसकी। अब ये इसके जो 3 भाग है ना, इन तीनों भागों में सबसे कम जल देखने को मिलता है। मतलब है यहाँ पर ये जो भाग है अपने पास में, इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जल पाया जाता है, ये समझो आप। जल की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमी है। तो इस कारपेंट्रिया वाले क्षेत्र में तो फिर भी मान लो कि कुल मिलाकर बात करें तो समुद्री भाग की सीमा लगती है, थोड़ा बहुत जल मिल जाता है। यदि बात करें मूरे डार्लिंग को लेकर तो नदी है, और नदी के पास में इधर थोड़ी सी समुद्री भाग की सीमा लगती है, तो यहाँ पर भी तो जल मिल जाता है। लेकिन बात आयर झील की करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जल वाला क्षेत्र है, वो कौन सा है? आयर बेसिन का। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर ये नदियां जो जल गिराती है, ये नदियां यहाँ जो अपना जल गिरा रही है, और ये जल गिराने वाला जो भाग है वो है स्पेंसर की खाड़ी। अब क्या तैयार करना है उसको, उसको देखना है एक बार, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। याद ये रखना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूनतम जल या जल की सबसे कम उपलब्धता वाला भाग आयर बेसिन का है। ऑस्ट्रेलिया में आयर बेसिन न्यूनतम जल या जल की कम उपलब्धता है। अब जल की कम उपलब्धता है, इसलिए आयर बेसिन में आपको पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलेगी। याद रखना, जल की कमी होने के कारण, कमी होने के कारण आयर बेसिन में पा- पाताल तोड़ कुएं की अधिकता है। कौन से कुओं की अधिकता देखने को मिलेगी? पाताल तोड़ कुओं की। अब याद क्या रखना है यहां पर, देखना, ये जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं, पाताल तोड़ कुओं को उत्स्त्रूप कूप कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्या अरे क्या कहा जाता है? उत्स्त्रूप कूप। तो किस महाद्वीप में उत्स्त्रूप कूप देखने को मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। उत्स्त्रूप कूप क्या होता है? पाताल तोड़ कुएं। याद रखना क्या होता है, देखना। ऑस्ट्रेलिया में लगभग
9,000। उत्स्त्रूप कूप है, मतलब ये उत्स्त्रूप कूप है, इनकी संख्या कितनी है? 9,000। क्या होता है एक बार इसको समझना, यहां पानी नहीं है भाई, बिल्कुल पानी नहीं है। ये धरती है, ये धरती है। ये धरती, ये लोग क्या करते हैं अपनी तरह इस धरती में इस प्रकार से कुआं नहीं लगाते भाई, पानी निकाल, पानी है ही नहीं तो निकालेंगे कहां भाई? यहाँ इस धरती में ही पानी नहीं है तो कहां से निकालेंगे? तो है कहां पानी? पानी है पाताल। पाताल मतलब इसके आंतरिक भाग में, यहां पर पानी है। तो ये लोग क्या करेंगे, यहां से इसको इस प्रकार से, मतलब सिद्ध में नहीं, सिद्ध में तो इन लोगों से तैयार होगा ही नहीं, ये ध्यान दे लेना। ये लोग क्या करेंगे, यहां से इसको इस प्रकार से तैयार करेंगे। तीसरा, और ये कुआं कहां तक जाएगा? पाताल तक जाएगा। ये पाताल है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? पाताल तोड़ कुएं। इस प्रकार के कुएं होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पाताल तोड़। अच्छा, याद ये भी रखना, पाताल तोड़ कुओं में जल का रिसाव बहुत ही तेज गति से होता है। भाई ये पानी कोई अपने पास तो कुओं में पानी आ रहा है, वो कहां से आ रहा है पता है क्या? इन चट्टानों के आंतरिक भाग में जो पानी है वो झरझर के एक जगह तैयार होता है और फिर हम निकाल लेते हैं मोटर के द्वारा, ये तो आता है पानी। भाई हमारे पास में जो कुओं में या ट्यूबवेल में या बोरवेल में जो पानी आता है ना आपके पास में, वो तो आता है चट्टाना है ना अपने धरातल के आंतरिक भाग में, उनमें पानी का रिसाव एक जगह हो जाता है झरझर के इकट्ठा, जो हमने खड्डा तैयार किया है उस खड्डे में जाकर पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे 10-20 लीटर पानी तैयार हुआ, मोटर चलाई, बाहर निकाल लिया। कई बार ऐसे होता ना, मोटर ने पानी छोड़ दिया, होता ना, इसका मतलब उसमें पानी उतना ही रहता है, जितना होता है उतना आपको मिल जाता है। यहां पर तो पानी की कमी नहीं है, यहां तो ये कुआं कहां तक तैयार हुआ है? पाताल तक, तो पानी की तो कोई कमी नहीं रही है। इसका मतलब इस पाताल वाले क्षेत्र में जल की बहुत ज्यादा अधिकता है, और जल की अधिकता होने के कारण यहाँ का जल जैसे ही थोड़ा बहुत इधर हलचल करता है, तो इस जल को बाहर निकलने के लिए लोगों ने रास्ता बना रखा है भाई, ये कुआं बना रखा है। तो अब जैसे हलचल करेगा तो वो जल जल्दी से तेज गति से बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब उत्स्त्रूप कूप में जल बहुत ही तेज गति से बाहर आता है, तो ये भी आप कह सकते हो। तेज गति से धरातल पर आता है। पहली बात तो ये हो गई हमारे आयर बेसिन को लेकर। आप देखो इसके बाद में मुरे डार्लिंग को लेकर और बात कर लेते हैं। तो इधर ध्यान दे दो एक बार। इस मुरे डार्लिंग वाले क्षेत्र को लेकर यदि हम बात करें, यदि हम इसको लेकर बात करें, तो बात करें तो क्या बात करें, अभी ध्यान दे लेना इधर। मतलब ये दोनों नदियां ना यहाँ एक बेसिन का निर्माण करती है, और इन दोनों नदियों के द्वारा अपने आसपास में इस जगह पर ये जो बेसिन वाला क्षेत्र बनाया जाता है, ये जो इतनी दूर का बेसिन बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? मुरे डार्लिंग बेसिन के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? मुरे डार्लिंग बेसिन कहते हैं। अब इस मुरे डार्लिंग बेसिन में यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कृषि कार्य होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे उपजाऊ भूमि कहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा फसल कहाँ होती है, या ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग कौन सा है, तो कौन सा बताना पड़ेगा? मुरे डार्लिंग बेसिन। इस मुरे डार्लिंग बेसिन वाले क्षेत्र में यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है,
और गेहूं की अधिकता इस मूरे डार्लिंग के बेसिन में होती है। और मूरे डार्लिंग का जो बेसिन बनता है, दो नदियों के मध्य का जो भाग बनता है, उसे रेवरीना दोआब के नाम से जानते हैं। तो मूरे डार्लिंग बेसिन के द्वारा कौन सा दोआब बनाया जाएगा? रेवरीना। और रेवरीना दोआब ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो मूरे डार्लिंग बेसिन को ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखना यहां पर है। सर्वाधिक उपजाऊ भाग है, नेक्स्ट ध्यान देना है। मूरे डार्लिंग नदियों के द्वारा रेवरीना दोआब का निर्माण किया जाता है। रेवरीना दोआब बनाया जाता है। और रेवरीना दोआब ऑस्ट्रेलिया में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब याद रखना, रेवरीना दोआब या मूरे डार्लिंग बेसिन को ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आता है। कारण क्या है, पहले ये समझना आप एक बार यहां पर। क्यों आता है ज्यादा? क्योंकि हम लोगों ने इसी के आधार पर राजस्थान में भी रेवरीना दोआब का निर्माण किया है। याद रखना, दोबारा एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं इसी चीज को। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, जिसका कारण क्या है एग्जाम में आने का, उसका बात का ध्यान देना। ये रेवरीना दोआब हम लोगों ने राजस्थान में भी बनाया है। मतलब है राजस्थान में जहां गेहूं ज्यादा होता है, उसको हमने किस नाम से जाना है? रेवरीना दोआब। तो राजस्थान में गेहूं ज्यादा कहां होता है? गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है भाई। गंगानगर को अन्न भंडार कहते हैं, अन्नागार कहते हैं। तो अपने पास में याद रखना, गगर व सतलज नदी के मध्य के दोआब को क्या कहा जाता है? रेवरीना। और राजस्थान का जो गगर नदी का भाग रहा है, राजस्थान में तो सतलज नहीं है, पंजाब में है, लेकिन उन दोनों के बीच के भाग को रेवरीना कहते हैं। लेकिन वो गगर और सतलज के मध्य का जो हमने रेवरीना दोआब तैयार किया है, वो किस फसल के लिए लाभदायक रहेगा? गेहूं उत्पादन के लिए। तो हमने संज्ञा अपने पास में जो गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र रहा है, उसको रेवरीना की दी। क्यों दी? क्योंकि रेवरीना वास्तव में ऑस्ट्रेलिया का भाग है, जहां गेहूं ज्यादा होता है। हमारे पास गेहूं ज्यादा होने के कारण हमने भी क्या कहा है? रेवरीना कहा है। तो ये राजस्थान को कनेक्ट करके प्यारा क्वेश्चन तैयार कर सकता है। ध्यान देना।
घग्गर और सतलज के मध्य गेहूं की अधिकता होने के कारण हमने यहाँ पर रेवलीना दोआब का नाम दिया। ये भी याद रखना, राजस्थान को कनेक्ट करके बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब दोबारा एक बात और याद रखना है, ये जो मुरे डार्लिंग नदी का भाग है, यहाँ पर नदियों के द्वारा जलापूर्ति अच्छी मात्रा में की जा रही है, और नदियों के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, इसका मतलब उपजाऊ भाग ज्यादा बन रहा है। उपजाऊ भाग ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर गेहूं ज्यादा हो रहा है। अब देखना, यहाँ पर जल भी है और बात करें तो उपजाऊ भाग भी है, इसका मतलब यहाँ पर फसल या फिर और अन्य छोटी मोटी घास भी ज्यादा होगी। भाई छोटी मोटी घास भी ज्यादा होगी, सीधी बात है, उपजाऊ भाग तो छोटी मोटी घास ज्यादा है, तो यहाँ पर पशु पक्षी भी ज्यादा। और इस जगह पर जो सर्वाधिक रहने वाला पशु है ऑस्ट्रेलिया का, वो है मेरिना भेड़। कौन सी भेड़ रहेगी यहाँ पर? मेरिना भेड़। तो मेरिना भेड़ ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक कहाँ है? तो मुरे डार्लिंग नदी के बेसिन में या रेवरीना दोआब में आपको कौन सी भेड़ देखने को मिलेगी? मेरिना। अब जो मेरिना भेड़ है वो अपनी धरती पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ है। मतलब सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? मेरिना भेड़। अपने पास देखो, आप अपने राजस्थान में आ जाओ और राजस्थान में बात करें तो सबसे ज्यादा ऊन कौन सी भेड़ देती है? शेखावाटी की चोकला भेड़ देती है। तो इस शेखावाटी की चोकला भेड़ को अधिक ऊन देने के कारण हमने किसकी संज्ञा दे दी? मेरिना। तो भारतीय मेरिना के नाम से कौन सी भेड़ जानी जाती है? चोकला भेड़ जानी जाती है। तो इसको भी राजस्थान में कनेक्ट करके आपसे पूछ सकता है। मुरे डार्लिंग नदी के बेसिन में सर्वाधिक मेरिनो भेड़ पाई जाती है। जो सर्वाधिक ऊन देती है। जो सबसे ज्यादा ऊन देने का काम करती है। अब आपको क्या ध्यान देना है, इस बात को देखना है एक बार। ज्यादा ऊन देने का काम करती है, तो इसको कनेक्ट करके राजस्थान में कैसे पहुंचेगा? अगला अगला ये कह रहा है, देखना, राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश की या शेखावाटी प्रदेश में पाई जाने वाली चोकला भेड़ सर्वाधिक ऊन देती है। इसीलिए चोकला को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। इसीलिए चोकला को क्या कहा जाता है? भारतीय मेरिनो। तो ये बात अपने हुई है अपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य भाग को लेकर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य भाग में पहले तो हमने इसकी स्थिति को लेकर बात की है कि इसकी स्थिति कहाँ है। तो हमने देखा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या स्थित है, वो तो इसकी स्थिति बन गई। इसके बाद में इस मध्य भाग का हमने विभाजन किया और 3 भागों में किया है। मतलब इस ऑस्ट्रेलिया का ये जो मध्य भाग हमारे पास में, इसको ध्यान देना एक बार ही, इस मध्य भाग का विभाजन कितने भागों में किया हमने? 3 भागों में। अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी सुविधा के लिए हमने 3 भागों में इसे विभाजित कर दिया। देखना,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य भाग को तीन भागों में विभाजित किया गया। अब है कौन से तीन भाग, उसका आप ध्यान देना। एक नंबर पर तो क्या बना, बोलते रहो, बोलोगे तो याद होगा। कारपेंट्रिया बेसिन। 2 नंबर पर और 3 नंबर पर पूरे डार्जिलिंग बेसिन का निर्माण। अब ये जो तीन भाग हमारे पास में, इसकी स्थिति हमने देखी है। ऐसा डायरेक्ट रटने की कोशिश मत करना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या स्थित है, मैथ के आधार पर सोल्व करना है इसको, अच्छा रहेगा, ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो ये जो तीन भाग है, इनमें देखना सबसे उत्तर का कारपेंट्रिया रहेगा और सबसे दक्षिण का मोरे डार्जिलिंग, दोनों के बीच का आयर बेसिन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या स्थित है वो हम देख लेंगे। और इसके बाद में आपको देखना है कि ये जो आयर बेसिन है, यहाँ की सबसे प्यारी विशेषता पाताल तोड़ हुए मिलते, मतलब उत्स्रूप कूप मिलते, जो क्या होता है उसको लेकर हमने बात की है। उसके बाद में हमने देखा मुरे डार्लिंग बेसिन है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ और गेहूं के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस दोनों नदियों के द्वारा, दो नदियों के मध्य का भाग होता है उसको दोआब कहते, दोआब कहते, तो दोनों ने रेवदीना दोआब बनाया। और इसी को कनेक्ट करके राजस्थान में चले तो घग्गर और सतलज के मध्य में सर्वाधिक गेहूं होने के कारण क्या कहा हमने, रेवदीना। यहाँ पर ये बाग उपजाऊ ज्यादा है, पानी की पर्याप्त मात्रा है, घास फूस ज्यादा है, तो पशु ज्यादा है, पशुओं में सबसे ज्यादा भेड़ रहेगी। और भेड़ यहाँ की जो मुख्य है वो कौन सी है, मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ को लेकर बात करें तो सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। इसकी वजह से हमारे पास में बात करें तो शेखावाटी में, और शेखावाटी में कौन सी भेड़ है, चोकला। चोकला सर्वाधिक ऊन देती है, इसलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, भारतीय मेरिनो। हो जाओ तैयार, लिखो जल्दी करो। पहले ये लिखो मध्य ऑस्ट्रेलिया नाम लिखकर, ये बात लिखो पहले, उसके बाद मैप बनाओ। मध्य ऑस्ट्रेलिया लिखकर ये बात लिखो, बाद में मैप बनाओ।
पढ़ो आगे। लिखा क्या सभी ने? बोल नहीं रहे हो होंगे, चलिए बोल जाता। अब मैप बनाओ, यहाँ तक की बात लिखी है तो। मैप बनाया? राजू मैप कहाँ बनाया? आज बनाया? पढ़ो आगे। अखंड बेरोजगार जी क्या कर रहे हो मोबाइल में? फोटो ले रहे हो तब तो ठीक है, इधर उधर मैसेज मत। कैमरे इतनी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए, मार्केट वाले कैमरे नहीं है। मैं जूम करके देखेगा ना तो सब पता चल जाएगा कहाँ मैसेज किया। कितनी ब्राइटनेस कम कर लेना। फोटो क्या आगे? कॉल नहीं रहे हो रे बात में। देखो आप। ऐप बाकी है। फोटो लो इसका जल्दी से। या
पढ़ो आगे। आगे बढ़ रहा हूं, जैसे क्या लिख रहे हो रहे, लिखने वाली बात पे भी टाइम लगा लेते। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन है, 2.5 मिनट में लिखो। और तो कुछ नहीं है, वो है आगे ऊपर मैप। किसके? मैप के। देखो इसके बाद नेक्स्ट ध्यान देना है। पूरे डार्जिलिंग नदी के बेसिन में मोस्ट करके लिखना है इसे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जिन्हें डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में
उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। अब एक बात का यहां ध्यान देना आपको, उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किसी भी महाद्वीप के आ जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या बताना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अफ्रीका है, चाहे एशिया है, चाहे यूरोप है, चाहे उत्तरी अमेरिका है, चाहे दक्षिणी अमेरिका है, चाहे अंटार्कटिका है, कोई सा भी महाद्वीप आ जाए तो एक ही आंसर रट लेना, उपोष्ण घास के मैदान। क्या बताओगे, सवाना। आप देखना जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी महाद्वीप के मैदान आ जाए तो आपको एक ही आंसर बताना है, ऐसे एग्जामिनर को भी पता है कि सभी महाद्वीपों में केवल सवाना ही है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किसी भी महाद्वीप में सवाना कहलाता है, तो एग्जामिनर को भी यही पता है कि सभी में सवाना ही कहलाएगा। इसका मतलब एग्जामिनर को यह भी पता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रत्येक महाद्वीप में अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स का, अफ्रीका में वेल्ड कहेंगे, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहेंगे, दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहेंगे, या अपने एशिया या यूरोप महाद्वीप में बात करें तो इनको हम लोग स्टेपीज के नाम से जानेंगे। तो ये अलग अलग महाद्वीपों के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अलग अलग होते हैं, लेकिन बात करें उपोष्ण कटिबंधीय को लेकर तो एक ही रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, सवाना रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में यदि शीतोष्ण कटिबंध पूछ ले तो डाउन्स, केवल ऑस्ट्रेलिया को याद रखना है, डाउन्स कहते हैं। तो डाउन्स कई बार आ चुका है, 4 महाद्वीप का नाम देकर 4 घास के मैदान कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे एक दे देगा अफ्रीका है, जैसे उत्तरी अमेरिका है, जैसे अपना एशिया या यूरेशिया कह दे, यूरोप और एशिया में समान ही होता है स्टेपीज, यूरेशिया कह दे या ऑस्ट्रेलिया कह दे तो फिर आपको देगा वेल्ड, वेल्ड है, डाउन्स है, प्रेरीज है, पंपास है, ये स्टेपीज है, ऐसा करके तो उसको सुमेलित करके आपको कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय को वेरी मोस्ट करके आगे बढ़ना डाउन्स कहते हैं। यहां तक लिखा तो बढ़ू आगे। ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी क्षेत्र को लेकर बात करें, क्लास कितने टाइम की थी, 1 घंटा हो गया आपका, 1 घंटे की थी क्या, और आधा घंटा, तुम लिखो तो सही। इसके ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट क्या सांस दिया, ये उसके तो वो तो बता दिया मैंने, महासागर बता दिया, फिर उसके बाद में महाद्वीप चले तो महाद्वीपों में 1 नंबर महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। यदि रह गया कुछ टॉपिक तो आपको फिर रिपीट में, अब ये जो चल रहा है ये आगे से पूरा कंप्लीट होगा, और नए स्टूडेंट हैं तो फिर वापस रिवीजन में दोबारा क्लियर करना पड़ेगा भाई। देशांतर पृथ्वी की गतियों वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। उसके बाद टोटल 4 महासागरों को लेकर बात की है। प्रथम अपने पास में महाद्वीप है, हाँ तो नहीं पढ़ा है तो वो आपका रिपीट करेंगे दोबारा तभी जाकर क्लियर होगा। महाद्वीप तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार पढ़ लो तो ही कम है, कम है क्योंकि शब्दांश ऐसे है जो एक बार पढ़ने में नहीं याद होते, बार बार पढ़ना है। अभी बता रहा हूँ दोबारा, महाद्वीपों में
टाइम जरूर देना, जितना पढ़ रहे हो उसको ज्यादा रिपीट जरूर करना, नहीं तो रह गया तो रह ही गया, फिर पछतावा और कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ो। बढ़ो आगे, सबने लिख लिया तो देखो, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मध्य ऑस्ट्रेलिया, दो भाग हमने पढ़े। अब बात होगी इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को लेकर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पहले क्या ध्यान देना, अब लिखना किसी को नहीं है, एक बार बंद करो रे कॉपी किताब, ऐसे साथ साथ में लिखते रहते हो, समझ में आता नहीं है कुछ, बस लिखकर काम टाइम पास कर रहे हो। इधर देखो पहले, अब पहली बात तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बना आपके पास में, ऑस्ट्रेलिया के 3 वर्गीकरण किए हमने, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मध्य ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा रहेगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो अपने पास में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है, ये एक पठार नुमा भाग है, तो इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पठारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसको लेकर बात करें तो पठार क्यों है भाई, कारण क्या है, तो इसमें माना जाता है प्री कैम्ब्रियन सिल्ट पाई जाती है। कैम्ब्रियन सिल्ट का मतलब धरातल के आंतरिक भाग की पठारी भूमि होती है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक तो आपको प्री कैम्ब्रियन सिल्ट का भाग ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये जो भाग है, यहाँ पर एक तो आपको रेनॉल्ड श्रेणी, इसके अलावा बात करें तो मैकडोनाल्ड श्रेणी, इस प्रकार की या डार्लिंग श्रेणी, 3 श्रेणी की पर्वत श्रृंखलाएं मिलेगी। एक तो रेनॉल्ड मिलेगी, एक मैकडोनाल्ड मिलेगी और एक डार्लिंग मिलेगी। इसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ 2 नदियां मिलेगी, एक स्वान नाम की नदी मिलेगी और एक विक्टोरिया नाम की नदी मिलेगी। तो यहाँ पर 2 नदियां भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको पिलम्बरा का पठार या किम्बरले का पठार या अरनहोम का पठार, ये पठार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट नाम का ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थलीय भाग मिलेगा। जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है उसी को अलग अलग भागों में जाना जाएगा, ग्रेट सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट तनामिस डेजर्ट या ग्रेट तनामी के अलावा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ऐसा करके मरुस्थल के भाग रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना खनिज सबसे ज्यादा मिलेगा। खनिज में बात करोगे तो ब्रोकन हिल्स नाम की जगह है, वहां पर आपको सर्वाधिक सीसा जस्ता मिलेगा। यदि बात करें तो स्प्रिंग एलिंग स्प्रिंग नाम की जगह है जहां पेट्रोल ज्यादा मिलेगा आपको। यदि बात करें तो काल गुर्डी या कुल गार्डी की खान है जहां सोना ज्यादा मिलेगा आपको। यदि बात करें तो किम्बरले का पठार है जहां लोहा ज्यादा मिलेगा आपको। ये भाग आपके या केथरीन का नाम का क्षेत्र है जहां यूरेनियम ज्यादा मिलेगा। तो ये पश्चिमी भाग को लेकर विशेषता रहेगी, क्या क्या मिलेगा अभी देखो, इसका निर्माण कर देता हूं एक ही मिनट। यहां एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, रेनॉल्ड श्रेणी। यहां एक पर्वत मिलेगा, मैकडोनाल्ड श्रेणी। यहां एक पर्वत मिलेगा, डार्लिंग श्रेणी। ये लो जी, तीनों के नाम लिख देता हूं एक बार। का नाम है रेनॉल्ड, मैकडोनाल्ड रेंज, डार्लिंग रेंज। इस डार्लिंग रेंज की विशेषता देखो कितनी प्यारी,
यहाँ पर ही वो सोने की खान मिलेगी। तो सोने की खान कहाँ मिलेगी आपको? यही मिलेगी। एक उलगाडी है, एक कालगुर्डी है। कालगुर्डी मिलेगी। यहाँ मिलेगा ब्रोकन हिल्स। ये रहेगा किम्बरले का पठार। जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ये शीशा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस जगह यहाँ पर लिख देता हूं, ये लिख दिया मैं, ब्रोकन एलिंग स्पीक। पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ पर खनिज भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। और क्या मिलेगा अभी देखो, एक बात बताऊं, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पठार मिलेगा, किम्बरले पठार। यहाँ एक पठार मिलेगा, अरनहोम पठार। यहाँ एक पठार मिलेगा, सॉरी, ये किम्बरले का, अरनहोम का और पिलम्बरा का। पिलबरा पठार। और क्या मिलेगा? देखो इधर, यहाँ एक नदी मिली, विक्टोरिया। यहाँ एक नदी मिलेगी, एकदम तेजी में काम मिलेगा, स्वान। यहाँ आपको मरुस्थल मिलेगा। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट को लेकर बात करें, इसका एक भाग यहाँ मिलेगा, सिम्पसन डेजर्ट। एक यहाँ मिलेगा, गिब्सन डेजर्ट। एक यहाँ मिलेगा, सैंडी डेजर्ट। एक यहाँ मिलेगा, तनामी डेजर्ट। एक यहाँ वापस मिलेगा आपको, वो विक्टोरिया डेजर्ट। यार कुछ नहीं, दो चार बात ही तो है, और क्या था। आप देखो क्या भाव ज्यादा है? ज्यादा है क्या? अरे ज्यादा है। बोल नहीं रहे होंगे। हाँ वाह। इधर देखो इधर,
बात अपने चल रही है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को लेकर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पठार की अधिकता होने के कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। पठार नुमा भूमि की अधिकता होने के कारण पठार भूमि कहते हैं। यह परी कैम्ब्रियन सील्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया में परी कैम्ब्रियन सील्ड का भाग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग आता है, ध्यान दे लेना, याद रखना। यह है ऑस्ट्रेलिया का, यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है। इस भाग में कहता है स्वान व विक्टोरिया नदी। इस भाग में क्या बजा रहे हैं? ट्रेन का ढक्कन कौन बजा रहा है? नहीं होता है? नहीं होता है क्या? आपको तो ढक्कन कब था? इस भाग में परले पठार, पिलबरा पठार व हरन होम का पठार स्थित। यहाँ पर डार्लिंग रेंज, रेनॉल्ड रेंज व मैकडोनाल्ड रेंज पर्वत श्रृंखला स्थित। यहाँ पर
खनिज की अधिकता है। काल गुरली व कुलगार्ली। की खान। सौरण उत्पादन हेतु। टेलिंग स्प्रिंग। पेट्रोलियम की। ब्रोकन हिल्स। दस्ता व चांदी की। किम्बरले पठार। तो इसके लिए। केप कैथरीन। यूरेनियम के लिए। वाइपा क्षेत्र। क्षेत्र। बॉक्साइड के लिए। अंतरगाठी। कोयला के लिए प्रसिद्ध। अब ये दो तीन क्षेत्र है ना, ये यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है, लेकिन मैंने लिख दिया एक है। ऑस्ट्रेलिया में तो है, लेकिन अब ये अंटरगार्टिक वाइपार केप कैथरीन है ना, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। ये तीनों के तीनों कहाँ है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन खनिज लिखना था तो एक साथ ही लिख दिया, अब तीन खनिजों को छोड़ोगे थोड़ी, तो ऐसा करके एक साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया के खनिज हो गए एक साथ में, ठीक है। इतने खनिज है ऑस्ट्रेलिया में, मुख्य मुख्य याद रख लेना। और बस ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग भी समाप्त हो गया। बनाओ मैप, बनाओ मैप, बनाओ, बातें मत करो, बातें मत करो। बनाओ मैप, जल्दी करो। अच्छा एक बात बताऊं क्या, वो वाइपा क्षेत्र कहाँ है? वो तो इस जगह है, यहाँ पर है। वाइपा या यूपा क्षेत्र बताया था। ये हंटर गाठी है। ये केप कैथरीन यहाँ है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम के लिए, कोयला के लिए और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध।
इन नाम और लिखो पहले। लिख रहे हो या फोटो लेकर ही काम चला रहे हो? याद रख लेना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इसको जितना पढ़ोगे उतना याद होगा। कम से कम 20-22 क्वेश्चन मिले। कितने? देव वशिष्ठ, मादिक और मासा। में भी आते हैं। जो पूरी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से यदि कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है ना, तो 260 क्वेश्चन केवल ज्योग्राफी के है उसके पास। 300 सॉरी, उसमें आते हैं अपने पास में क्वेश्चन आते हैं ना, देखो 300 नंबर का पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं 100 नंबर, ठीक है। तो एक पेपर होता है ना, वो तो पूरा ज्योग्राफी का ही होगा 100 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन तो उसके होंगे। और दूसरा जो पेपर होता है ना, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 60 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। अब 40 क्वेश्चन जो बाकी बचे वो किसके होते? उसमें राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला संस्कृति। ज्योग्राफी से लेब असिस्टेंट वालों को केवल ज्योग्राफी तो पूरी पढ़नी पड़ती है राजस्थान इंडिया वर्ल्ड की, और उसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कला संस्कृति पढ़नी पड़ती है। इतना है। पिछली बार जो पोस्ट आई थी ना, ज्योग्राफी की पोस्ट आई थी, अब और ज्यादा आएगी। गवर्नमेंट ने अब एक नया नियम और दे दिया है कि ज्योग्राफी के जो लैब असिस्टेंट के कर्मचारी है, अच्छे नंबर लेके आएगी तो कॉलेज मिलेगी उनको। मतलब कॉलेज मिलने का मतलब समझ रहे हो ना, अच्छी रैंक मिल रही है आपको कॉलेजों में। तो कॉलेज में यदि आप लैब असिस्टेंट बन गए, लैब असिस्टेंट का काम कुछ नहीं होता, सबसे बढ़िया शानदार जोरदार जबरदस्त नौकरी होती है। आपने 12वीं क्लास तक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा लैब वाला आता था क्या? कोई नहीं आता था, मतलब ही नहीं था। स्कूल में जाओ, सिग्नेचर करके आ जाओ वापस, 5-10 दिन के इकट्ठे कर दो, कोई नहीं कहने हो। तो ऐसा करके अपने यहाँ पर काम नहीं, फिर कॉलेजों में तो और बिल्कुल नहीं है, याद रखना। ऐसा करके बहुत अच्छी पोस्टें होती है। फोटो इतने बार क्या करे? अभी आने वाली लेटेस्ट टॉप में वैकेंसी वेब असिस्टेंट की, ज्योग्राफी और साइंस वालों की वैकेंसी टॉप में, ध्यान देना। साइंस वालों के नहीं आएगी वर्ड जो आगे लिखो, पहले कौन लिखता है?